एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। छांगे की तदफीन के दूसरे ही दिन सरगर्मियां शुरू हो गईं। इस सिलसिले में माझा गुज्जर ने सबसे पहले शारिक से मुलाकात की थी। वो उससे कह रहा था, शारिक बाऊ, छांगा अब नहीं रहा, कारोबार अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पास एक तजवीज लेकर आया हूँ। शारिक बोला, अभी तो छांगे की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी होगी, बेहतर होगा कि 2-4 दिन इंतजार तो कर लो, कम से कम सोएम तक। माझे गुज्जर ने कहा, इस बिजनेस में मरने वालों को फौरन ही भुला दिया जाता है। सोएम, दसवां, चेहलम, ये सब शुरफा की रस्में हैं। हम जैसे लोगों को कौन याद रखता है। हमारे लिए तो कहा जाता है कि मर गए मरदूद, न फातिहा न दरूद। वैसे ठीक है, तुम छांगा का सोएम कर लो, उसके बाद बात होगी। वैसे एक बात याद रखना, मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया था। शारिक बोला, ठीक है, याद रखूंगा। उसी रात बक्के ने भी शारिक से मुलाकात की थी। नाम तो उसका बरकत अली था, मगर वो बक्के के नाम से मशहूर था। शादरा का पूरा इलाका उसके कंट्रोल में था। वो अपने इलाके का सबसे ताकतवर आदमी था। उसने आज तक किसी और के कदम वहां जमने नहीं दिए थे। हिरवन के साथ असलहे का बिजनेस भी करता था। हिरवन तो कभी कभार वो किसी और से भी ले लिया करता, लेकिन असलहा वो हमेशा छांगे से खरीदा करता था। उसने कहा, शारिक बाऊ, तुम जानते हो मैं छांगे का सबसे पुराना गाहक हूँ। मैंने हमेशा छांगे का साथ दिया है। अपने इलाके में किसी और का माल कभी नहीं बिकने दिया। अब छांगे की गद्दी तुमने संभाल ली है, हमारा ख्याल रखना। मुझे पता चला है कि माझा गुज्जर किसी और को मेरे इलाके में उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी और को वहां कदम जमाने का मौका मिल गया तो वहां छांगे का नाम खत्म हो जाएगा। शारिक बोला, मैं 1-2 दिन के बाद तुमसे बात करूंगा। बक्के के बाद 1-2 और आदमियों ने भी शारिक से मुलाकात की। ये सब अपने अपने इलाके के डॉन समझे जाते थे। इन लोगों से मुलाकातों के बाद शारिक को एहसास हुआ कि छांगा लाहौर की ड्रग माफिया की किस कदर अहम शख्सियत था। सिर्फ लाहौर ही नहीं, बैरूनी इलाकों के लोग भी उसके हल्के में शामिल थे और इन सब ने शारिक को बिला एतराज छांगे का जानशीन तस्लीम कर लिया था और हर शख्स ने अपने ताउन का यकीन दिलाया था। लेकिन शारिक फौरी तौर पर कोई फैसला नहीं करना चाहता था। वो मामलात को फिलहाल जूं का तूं रखना चाहता था। सूरत हाल का पूरी तरह जायजा लेने के बाद ही वो कोई फैसला करता। इन लोगों की मुलाकातों से शारिक को अपनी अहमियत का एहसास भी हो गया था, इसलिए वो जल्दबाजी से काम लेकर कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहता था जो उसकी बिसात पलट दे। उन लोगों में कुछ ऐसे भी थे जो छांगा का नाम खत्म करना चाहते थे। माझा गुज्जर के बारे में छांगा मरने से पहले उसे खुद ही बता चुका था। वो दोस्ती की आड़ में उसकी जड़ें काटता रहा था और उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ था। उसने जीरे को उस गिरोह से काटा था और शारिक के ख्याल में छांगे की मौत का जिम्मेदार भी वही था। 3 दिन बाद शारिक ने अमली कदम उठाने का फैसला किया। उस रात 2 बजे के लगभग वो खामोशी से मजार वाले तहखाने में दाखिल हुआ। वो तहखाने में मौजूद स्टॉक का जायजा लेना चाहता था। वो तकरीबन 1 घंटे तक तहखाने में रहा। उस तहखाने में तकरीबन 2.5 मन हेरोइन के अलावा बड़ी मिकदार में असलहा भी मौजूद था, जिसमें रिवॉल्वर, पिस्तौल, क्लैशनकोफ और दीगर ऑटोमेटिक राइफलें और हजारों की तादाद में मुख्तलिफ कैलिबर की गोलियां शामिल थीं। इन चीजों के अलावा लाखों रुपए नकदी की सूरत में भी मौजूद थे। शारिक के ख्याल में उस तहखाने में करोड़ों का माल था और वो उसका वाहिद मालिक था। शारिक इंतकाम के जज्बे के तहत इस गिरोह में शामिल हुआ था। उसने शेरा पहलवान के गिरोह का खात्मा कर दिया था। अब कोई शेरा पहलवान का नाम भी नहीं जानता था और वो खुद भी इस दलदल में इतना आगे जा चुका था कि अब वापसी मुमकिन नहीं रही थी। कम से कम 2 कत्ल उसके हिसाब में लिखे जा चुके थे। ये वो 2 आदमी थे जिन्हें उसने अपने हाथों से मौत के घाट उतारा था। जो लोग हेरोइन के इस्तेमाल से मफलूज हो रहे थे और एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहे थे, वो इनके अलावा थे। एक मर्तबा शारिक के जहन में ये बात भी आई थी कि वो ये सब कुछ तबाह कर दे, लेकिन फिर उसने इस ख्याल को जहन से निकाल दिया। इस तरह भी वो अपनी जान नहीं छुड़ा सकेगा। पुलिस उसे कभी चैन से बैठने नहीं देगी। वो जहां भी जाएगा वो लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। छांगे के गिरोह में 3-4 आदमी ऐसे थे जो ज्यादा करीब थे, लेकिन गामा एक ऐसा आदमी था जिस पर शारिक भरोसा करता था। उसे एक नायब की जरूरत थी और शारिक के ख्याल में उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता था। गामा एक कमरे में सोया हुआ था। सुबह 4 बजे के करीब शारिक ने उसे जगा दिया। वो आंखें मलते हुए बोला, क्या बात है शारिक बाबू, खैर तो है? शारिक बोला, हाँ खैर ही है, तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। गामा बोला, जरूरी बात? इस वक्त?
गामे ने इस तरह शारिक की तरफ देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। वो रात के आखिरी पहर उसे जगा कर कोई जरूरी बात करना चाहता था। शारिक ने कहा, हाँ, ऐसी बातों के लिए ऐसा ही वक्त मुनासिब होता है। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, उस रोज तुमने बताया था कि माछा गुज्जर मार्केट पर कब्जा करने के लिए किसी किस्म की साजिश कर रहा है। गामे ने कहा, हाँ, ये दुरुस्त है। उसने कुछ लोगों से राब्ते भी शुरू कर दिए थे। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। बोला, क्या मैं तुम पर एतमाद कर सकता हूँ गामे? गामे ने कहा, कैसी बात कर रहे हो शारिक बाबू? तुम्हें छांगे ने अपना जानशीन बनाया है और तुम्हारी हर बात मानना मेरा फर्ज है। शारिक बोला, तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि छांगे के कत्ल में माझे गुज्जर का हाथ है। गामे ने उसे घूरा। बोला, ये क्या कह रहे हो शारिक बाबू? शारिक ने कहा, यह दुरुस्त है। मरने से पहले छांगे ने मुझे सब कुछ बता दिया था। माझा गुज्जर ने पहले जीरे को तोड़ा। उसका मंसूबा यह था कि जीरे को छांगे के खिलाफ उठाकर उनमें फूट डाल दे और मुमकिन हो तो छांगे को मरवाकर जीरे को उस गिरोह का सरबराह बना दे और फिर जीरे के जरिए छांगे के बिजनेस पर कब्जा जमा ले। लेकिन उसका मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। छांगे के साथ जीरा भी मर गया। अब वो किसी और तरीके से अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगा। वो मुझसे भी मिला था और ये पेशकश की थी कि हम उसके साथ मिलकर काम करें। दूसरे लफ्जों में ये कहना बेहतर होगा कि वो हमें अपने नीचे लगाना चाहता है, लेकिन मैंने उसकी ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। छांगे के मुझ पर बड़े एहसानात हैं। अगर वो मेरी पुष्ट पनाही न करता तो आज मैं जेल में पड़ा सड़ रहा होता। मैं छांगे की मौत को नहीं भुला सकता। मैं माझे गुज्जर को ऐसी सजा देना चाहता हूँ कि उसकी आने वाली नस्लें भी उसे न भुला सकें। गामे ने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं है शारिक बाबू, अगर तुम कहो तो कल ही उसका किस्सा तमाम कर दें। शारिक बोला, नहीं, इस तरह नहीं, मैं उसे सिसका कर मारना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक तरकीब सोच ली है। गामे ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, वो क्या? शारिक ने पूछा, गवाल मंडी में हमारा एजेंट कौन है? गामा बोला, मौलवी हमीद, लेकिन वो दबा हुआ है। माझे गुज्जर का आदमी वहां छाया हुआ है। उसके सामने मौलवी हमीद की हैसियत बहुत कमजोर है। शारिक बोला, उसे उस इलाके में उठाओ, आधी कीमत पर माल फरोख्त करे। माझे गुज्जर का आदमी खुद ब खुद झाग की तरह बैठ जाएगा। गामा बोला, मौलवी हमीद के पास तो इतना पैसा नहीं है, आधी कीमत पर बेचने के लिए वो माल कहाँ से लाएगा? शारिक बोला, माल उसे हम देंगे, उसकी तुम फिक्र मत करो। अपने किसी हरीफ को जेर करने के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ती है। गामा बोला, लेकिन हमारे पास माल कहाँ है शारिक बाबू? एक हफ्ते से तो हमारे ग्राहक वापस जा रहे हैं, हम मौलवी हमीद को कहाँ से देंगे? शारिक बोला, माल बहुत है, मेरे साथ आओ, मैं तुम पर एतमाद कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि तुम मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाओगे। गामा बोला, कैसी बात कर रहे हो शारिक बाबू? तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। शारिक बोला, तो आओ मेरे साथ। वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। अहाते के गेट के करीब दो कोचवान अपने अपने तांगे तैयार कर रहे थे। शारिक गामे को लेकर मजार में आ गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। शारिक ने बहुत सोच समझकर गामे को अपना राजदार बनाया था। उसे एक काबिल एतमाद आदमी की जरूरत थी और उसके लिए उसने गामे का इंतखाब किया था। गामा इससे पहले भी कई मर्तबा इस मजार के अंदर आ चुका था, लेकिन उसे इस हकीकत का आज तक पता नहीं चल सका था कि यहाँ क्या है। वो यही समझता था कि यहाँ सिर्फ एक कब्र है और कुछ नहीं। लेकिन अब वो हैरत से शारिक की तरफ देख रहा था। वो अभी तक नहीं समझ सका था कि शारिक उसे मजार के अंदर क्यों लेकर आया था। लेकिन जब शारिक ने स्विच बोर्ड का एक बटन ऑन करने के बाद मखसूस मैकेनिज्म के जरिए कब्र का तावीज खोला तो उसकी हैरत तो चंद हो गई। और फिर जब शारिक उसे लेकर तहखाने में उतरा तो उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। शारिक बोला, क्या तुम्हारे ख्याल में इस माल से हम ग्वाल मंडी के इलाके में माझे गुज्जर की मार्केट डाउन नहीं कर सकते? शारिक ने हिरवन और असलहे की पेटियों की तरफ इशारा किया। गामे ने कहा, इस माल से ग्वाल मंडी तो क्या, हम पूरे लाहौर में उसका बेड़ा गर्क कर सकते हैं। शारिक बोला, तुम सुबह मौलवी हमीद को यहाँ बुला लो, उससे सारा प्रोग्राम तय कर लेते हैं। ये कहकर वो उसे लेकर कमरे से बाहर आ गया। फिर बोला, और आज से अपना धंधा भी शुरू कर दो, किसी ग्राहक को वापस नहीं जाना चाहिए। गामा बोला, ठीक है शारिक भाऊ। शारिक ने कहा, इस तहखाने का राज छांगे और जीरे को मालूम था, तीसरा आदमी मैं हूँ और अब चौथे तुम हो, किसी और को इसका पता नहीं चलना चाहिए। गामा बोला, फिक्र ही मत करो शारिक बाबू, गामा अपनी जान तो दे सकता है, कोई राज फाश नहीं करेगा। दिन की रोशनी फैलने लगी थी। वो दोनों तांगे वाले तांगे लेकर जा चुके थे और अब बे कोचवान अपना तांगा तैयार कर रहा था। गामे ने उसे आवाज दी, ओए शेरे, जा देख होटल खुल गया होगा, चाय तो लेकर आ। कोचवान बोला, अच्छा गामा जी, अभी लाता हूँ, और वो अपना काम छोड़कर बाहर चला गया। शारिक बोला, एक बात तो बताओ गामे, मैं चंद रोज फैसलाबाद रहा हूँ, मेरी अदम मौजूदगी में यहाँ कुछ वाकयात रूनुमा हुए हैं। सुना है डीएसपी का कातिल भी पकड़ा गया है, कौन है वो, जानते हो उसे? गामा बोला, वो तो सारा ड्रामा है। पहले तो पुलिस ने डीएसपी के कातिल की तलाश में बड़ी सरगर्मी दिखाई।
बहुत पकड़ धकड़ भी हुई, लेकिन पुलिस असल आदमी का सुराग न लगा सकी। हीरा मंडी का एक बंदा उनके हाथ आ गया। इत्तेफाक से वो कई साल पहले इस डीएसपी के हाथों जेल जा चुका था। उस वक्त ये डीएसपी इंस्पेक्टर हुआ करता था। उस शख्स ने पकड़े जाने के बाद ये एतराफ किया था कि जेल से रिहा होने के बाद वो डीएसपी पर कातिलाना हमला कर चुका था, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका था। और उसके इस बयान के बाद पुलिस ने उसी पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। पुलिस ने तो अभी तक उसे अदालत में भी पेश नहीं किया। अभी उससे मजीद पूछगिछ हो रही है। शारिक ने कोई जवाब न दिया। ये सूरत हाल कोई इत्मीनान बख्श नहीं थी, लेकिन बहरहाल उसके लिए परेशानी की भी कोई बात नहीं थी। वो इतना लापरवाह भी नहीं था कि धोखे में मार खा जाता। लाहौर में रहते हुए वो सूरत हाल पर निगाह रख सकता था। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो कोचवान चाय लेकर आ गया। उसने चाय के बर्तन उनके सामने रख दिए। वो गामे की तरफ देखते हुए बोला, गामे उस्ताद, अपने धंधे का क्या होगा? सिर्फ कोचवानी पर तो गुजारा नहीं होता ना। गामा बोला, अब कुंजी शारिक बाऊ के पास है, मैंने बात कर ली है, आज शाम को तुम लोगों को माल मिल जाएगा। कोचवान ने कहा, खैर हो शारिक बाऊ की, कई दिन से धंधा ही नहीं हो रहा, पुलिस वाले अलग तंग कर रहे हैं, उन्हें क्या पता कि हम किस स्यापे में पड़े हुए हैं। शारिक बोला, आज शाम को ले जाना। गामे ने पूछा, अभी तुम तांगा लेकर कहाँ जाओगे? कोचवान ने कहा, स्टेशन जाऊंगा जी, अपना फेरा तो उधर का ही होता है, स्टेशन से दरबार और दरबार से स्टेशन। गामे ने कहा, ग्वाल मंडी से होते हुए चले जाओ, मौलवी हमीद को यहाँ भेज देना, कहना फौरन आए सारे काम छोड़कर। कोचवान ने कहा, अच्छा जी, मैं जाते हुए पैगाम दे दूंगा। शारिक और गामा चाय पीने लगे। तवेले में अब आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। कोचवान आते और अपने अपने तांगे तैयार करके ले जाते। गामा थोड़ी देर के बाद उठकर बाहर चला गया। आमतौर पर वो भी तांगा चलाया करता था, लेकिन छांगे के मरने के बाद उसने तांगा चलाना छोड़ दिया और ज्यादा वक्त शारिक के साथ ही रहता। उस वक्त सूरज निकल रहा था। शारिक हाउस के करीब खड़ा हैंड पंप से मुंह धो रहा था। उसने प्रोग्राम ये बनाया था कि मौलवी हमीद से मिलने के बाद घर जाएगा। फैसलाबाद से वापस आने के बाद वो घर भी नहीं गया था और ना ही उसने सुहेल की तरफ चक्कर लगाया था। छांगे की मौत के बाद वो इस कदर मसरूफ रहा था कि यहाँ से निकलने का मौका ही नहीं मिला। तवेले में भी आज वो पहली रात ही सोया था। रात को वो मासी मेहरा के मकान पर ही रहा करता था। मासी मेहरा के बारे में गामे से उसे मालूम हुआ था कि वो छांगे की मुंह बोली बहन थी। 10-12 साल पहले मेहरा ने उस पर कोई एहसान किया था। छांगे ने उसे अपनी बहन बना लिया था और जब तक जिंदा रहा उसे बहन की तरह ही समझा। मेहरा बेवा हो चुकी थी। उसका सिर्फ एक बेटा था जो एबटाबाद के स्कूल में ज़ेरे तालीम था और वहीं रहता था। वो सिर्फ छुट्टियों में यहाँ आया करता। महीने में एक मर्तबा मेहरा उससे मिलने के लिए जाया करती। ये मकान भी छांगे ने ही मेहरा को खरीद कर दिया था और छांगा उस मकान को अपने खुफिया ठिकाने के तौर पर भी इस्तेमाल करता था। पहले तो उसका ये ठिकाना वाकई खुफिया था। जीरे के अलावा किसी को इसका इल्म नहीं था, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उसके सारे आदमियों को उस मकान का पता चल गया। उसके आदमी मेहरा को एहतरामन मासी कहने लगे और वो मासी मेहरा के नाम से मशहूर हो गई। छांगे ने जहाँ कभी अपना माल वगैरह नहीं रखा था, न ही जहाँ कभी कोई ऐसी चीज लाया था जिसे गैर कानूनी कहा जा सकता हो। उसने अपने आदमियों को भी सख्ती से मना कर रखा था कि उसकी इजाजत के बगैर कभी मेहरा के घर का रुख न करें। वो इंतहाई इमरजेंसी की सूरत में इस घर में आकर पनाह लेता था और अब शारिक भी कई रोज से वहीं था। लेकिन शारिक ने ये तो तय कर लिया था कि छांगे की तरह वो भी मासी मेहरा का ख्याल रखेगा, उसे बाकायदगी से अखराजात अदा करता रहेगा। लेकिन उसने ये भी तय कर लिया था कि मासी मेहरा के मकान को अपने अड्डे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा। शारिक अभी हौस के करीब ही खड़ा था कि गामा वहां आ गया। उसके चेहरे पर किसी कदर घबराहट के आसार थे। शारिक ने पूछा, क्या बात है गामे, क्या हुआ? गामा बोला, वो सब इंस्पेक्टर आया है शारिक बाबू, तुमसे मिलना चाहता है। शारिक चौंक गया, बोला, सब इंस्पेक्टर? उसके जहन में बैक वक्त कई सवालात उभर आए, लेकिन बहरहाल उसे उस सब इंस्पेक्टर से मिलना तो था। वो अपने कमरे की तरफ गया। सब इंस्पेक्टर सादा लिबास में था और कमरे के सामने खड़ा था। शारिक उसे हाथ मिलाते हुए बोला, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कैसे आना हुआ हुजूर, मुझे बुला लिया होता, आओ आओ अंदर आओ। अरे गामे, किसी को भेजकर होटल से चाय मंगवाओ। शारिक सब इंस्पेक्टर को लेकर कमरे में आ गया। वो दोनों दरी पर बैठ गए। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, कैसे आना हुआ? सब इंस्पेक्टर बोला, बात यह है कि छांगे से हमारा एक मामला तय था। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? महीने का 1 लाख रुपया, ये कोई बड़ी रकम नहीं है। इसके एवज हम उसे हर किस्म का तहफ्फुज फराहम करते थे। छांगा अब नहीं रहा। हमें बताया गया है कि ये अड्डा अब तुमने संभाल लिया है। तुम छांगे के जानशीन हो और मेरा ख्याल है तुम्हें भी छांगे के मुआहिदों का ख्याल रखना होगा। शारिक बोला, बिल्कुल ख्याल रखना है, लेकिन मसला यह है कि मुझे अभी तक छांगे के कारोबार के बारे में ज्यादा पता नहीं, न ही मुझे ये मालूम है कि उसका किससे क्या मुआहिदा था। सब इंस्पेक्टर ने उसकी बात काट दी। बोला, देखो मिस्टर शारिक, तुम कई महीनों से छांगे के साथ हो, तुम्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए कि उसका किससे क्या ताल्लुक था।
अगर तुम्हें नहीं भी मालूम तो ये इल्म होना चाहिए कि इस किस्म के कारोबार पुलिस की सरपरस्ती के बगैर नहीं चल सकते। वैसे महीने का 1 लाख ज्यादा नहीं है, करोड़ों का बिजनेस है। हमारे ताउन के बगैर जहां कोई पान सिगरेट का खोखा भी नहीं खोल सकता। शारिक बोला, ये तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन सब इंस्पेक्टर ने फिर उसकी बात काट दी। बोला, तुम जैसे जैसे सोचोगे बात उलझती जाएगी शारिक। अगर तुम्हें ये काम यहाँ पर जारी रखना है तो इस मुआहदे पर भी अमल करना होगा। बसूरत दीगर तुम जानते हो कि हम ऐसे लोगों के बारे में मुकम्मल मालूमात रखते हैं, मसलन तुम्हारे बारे में। इस मर्तबा शारिक ने उसकी बात काट दी। बोला, मेरे बारे में क्या जानते हो? सब इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। बोला, तुम्हारे बारे में। एक मर्तबा जो शख्स थाने का चक्कर लगा लेता है वो हमेशा के लिए पुलिस की नजरों में आ जाता है, और तुम तो एक लंबी सजा काट कर आए हो और उसके बाद भी सरकारी मेहमान बनते रहे हो। तुम्हारा लोहारी थाने का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। यहाँ अगर छांगे ने तुम्हें पनाह न दी होती तो तुम एक दिन भी आजाद नहीं रह सकते थे, और अब तुम इस अड्डे के मालिक हो और अच्छी तरह जानते हो कि पुलिस से अदम ताउन की सूरत में तुम्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना हो सकता है। शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो बोला, ठीक है, छांगे से तुम लोगों का जो मुआहिदा हुआ है वो जारी रहेगा। सब इंस्पेक्टर मुस्कुराया, बोला, अक्लमंद हो, 10 बजे थाने आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब से तफसील से बात कर लेना, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। उनसे मेल मुलाकात रखोगे तो तुम्हें कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शारिक बोला, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। इसी दौरान गामा चाय लेकर आ गया। चाय के बाद जब सब इंस्पेक्टर रुखसत होने लगा तो शारिक ने 500 रुपए का नोट उसके हाथ में थमा दिया। सब इंस्पेक्टर ने नोट जेब में रखते हुए कहा, इसकी क्या जरूरत थी? शारिक मुस्कुराया, बोला, बोनी समझ लो, बोनी अच्छी हो तो दिन अच्छा गुजर जाता है। सब इंस्पेक्टर बोला, बोनी अच्छी हो या बुरी, हमारे दिन तो बस ऐसे ही गुजरते हैं। तुम 10 बजे थाने पहुंच जाना, उसके बाद इंस्पेक्टर साहब को कहीं और जाना है। अपना मामला आज ही तय कर लो तो बेहतर होगा। शारिक ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। सब इंस्पेक्टर के जाने के बाद शारिक एक बार फिर सोच में पड़ गया। उसका पूरा रिकॉर्ड उस थाने में मौजूद था और महज छांगे की वजह से उस इलाके की पुलिस ने कभी उस पर हाथ नहीं डाला था। उसे छांगे का आदमी समझा जाता था और छांगा उन्हें 1 लाख रुपया माहवार भत्ता देता था। 9 बजे के लगभग ग्वाल मंडी का मौलवी हमीद भी पहुंच गया। ग्वाल मंडी चौक पर उसकी चाय की दुकान थी। उसकी दुकान पर दिन भर ग्राहकों की आमदोरफ्त जारी रहती। शाम के बाद तो वहां मेला सा लगा रहता। दुकान के अंदर ग्राहकों के लिए सिर्फ 3 मेजें थीं। शाम होते ही सामने वाले फुटपाथ पर मेजें और कुर्सियां बिछा दी जाती और रात 1-1:30 बजे तक यहाँ रौनक रहती। मौलवी हमीद 35 और 40 के दरमियान रहा होगा। छोटी दाढ़ी और माथे पर मेहराब का निशान था। सर पर हर वक्त टोपी मौजूद रहती। वो काउंटर पर खुद ही बैठता था। चाय के साथ उसका हेरोइन का कारोबार भी चलता था। कुछ अरसे पहले तक वो उस इलाके की मार्केट पर छाया हुआ था, लेकिन फिर माझे गुज्जर के 2 आदमियों ने भी अड्डे खोल लिए। वो देखते ही देखते कारोबार पर छा गए। मौलवी हमीद पैसे के मामले में जरा कमजोर आदमी था, दबता चला गया। अब उसका हेरोइन का कारोबार बराए नाम ही रह गया था। उस वक्त वो शारिक का पैगाम मिलते ही दौड़ा चला आया। शारिक ने पूछा, सुबह से रात तक तुम्हारे पास कितनी खपत हो जाती है? मौलवी हमीद ने कहा, अब तो ना होने के बराबर है। कुछ लगे बंधे गाहक हैं जो मुरव्वत में चले आते हैं। मेरे सारे गाहक तो माझे गुज्जर के आदमियों ने तोड़ लिए हैं। शारिक बोला, फिक्र मत करो, अब वो तमाम गाहक तुम्हारे पास वापस आएंगे। जितना माल तुम्हें चाहिए ले जाओ और आधी कीमत पर बेचना शुरू कर दो। पैसे की परवाह मत करना। माझा गुज्जर के आदमी वहां नहीं टिकने चाहिए। मौलवी हमीद ने हैरत से उसकी तरफ देखा। बोला, आधी कीमत पर? लेकिन दाम तो पहले से बढ़ चुके हैं। आधी कीमत पर माल कैसे फरोख्त हो सकता है? मैं ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। शारिक बोला, हरीफ को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद भी थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, और ये नुकसान तुम नहीं मैं उठाऊंगा। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर ग्वाल मंडी से माझे गुज्जर के आदमियों का सफाया करना चाहता हूँ। ग्वाल मंडी के बाद दूसरे इलाकों की बारी आएगी। माझा गुज्जर ये समझ रहा है कि छांगे के मरने के बाद उसके आदमी इतने कमजोर हो गए हैं कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन मैं उसे बताऊंगा कि छांगे के आदमी इस कदर कमजोर नहीं है कि उन्हें आसानी से दबाया जा सके। हर जगह उसका मुकाबला करेंगे और बिलाखिर उसे ये मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर देंगे। मौलवी हमीद ने कहा, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। शारिक बोला, ठीक है, तुम जाओ। शाम से पहले पहले तुम्हें माल मिल जाएगा। तुम आज से ही इस प्रोग्राम पर अमल शुरू कर दो, फिर देखो तमाशा। मौलवी हमीद के जाने के कुछ देर के बाद शारिक ने गामे को कुछ हिदायत दी और तबेले से निकल आया। उसका रुख थाने की तरफ था।